नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में कल शिंदे सरकार का होगा विस्तार। 16 से 18 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का योगी सरकार ने निकाली गर्मी। अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। फरार त्यागी के लिए कई जगह छापे। आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को राज्यसभा में विदाई। मोदी बोले, आपके संवाद का तरीका मन को छूने वाला। नेता विपक्ष खड़गे ने शायरी में बताया आगे कैसा होगा राज्यसभा का मौसम। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। बाजार में हफ्ते की अच्छी शुरुआत। निफ्टी 4 महीने के बाद 17,500 के ऊपर बंद। सेंसेक्स भी 465 अंक चढ़ा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। मेटल, एनर्जी, ऑटो शेयरों में तेजी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया। लोकसभा में विपक्ष ने किया विरोध। बिजली मंत्री ने लगाया गुमराह करने का विपक्ष पर आरोप। निजीकरण का नहीं है कोई इरादा। बिहार में बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार। सोनिया गांधी से फोन पर की बात। सूत्रों के हवाले से खबर। नीतीश कुमार ने कल बुलाई अपने सभी सांसदों की बैठक। 15 अगस्त से पहले यानी कि इसी सप्ताह कैबिनेट का विस्तार होगा। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीकेंड में दिल्ली के कई अहम मुलाकातें दिल्ली में की हैं और अब यह खबर है कि राजभवन में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, बताइए क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और क्या खबर आ रही है। किस किस के नाम हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल? देखिए स्मिता, जो बार बार सवाल खड़े होते कि आखिरकार एकनाथ शिंदे जी के और जो बीजेपी की जो सरकार बनी है उसमें आखिर कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। लगभग 40 दिनों बाद अब इस पर पर्दा उठ रहा है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो कल यानी कि मंगलवार सुबह 11 बजे मुंबई के राजभवन में होना है और राजभवन में इसकी तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं और जिन जिन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी उन्हें बाकायदा बता दिया गया है और सब लोग 11 बजे पहुंचने के लिए कहा गया है। और जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें बीजेपी से तमाम नेता रहेंगे और साथ ही साथ जो शिंदे कैंप के जो बागी नेता शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे को ज्वाइन किए हैं और फिर उनकी सरकार बनी है, शिंदे कैंप से भी कुछ लोग नेता बनेंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि 16 से 18 जो नेता है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी की तरफ से सुधीर मुंगीटवर हुए, चंद्रकांत दादा पाटिल हुए, ये कुछ ऐसे नाम है जो कल शपथ ले सकते हैं। साथ ही साथ शिंदे कैंप की बात करें तो इसमें से दादा भूसे और उदय सामंत के साथ साथ दिलीप राव पाटिल भी वो जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी आप शपथ ले सकते हैं। तो ये कुछ जो नाम है वो फिल्टर होके आ रहे हैं कि ये लोग शपथ ले सकते हैं। इनके नाम अभी ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं और इनके तमाम के साथ साथ 16 से 18 नेता जो हैं वो बीजेपी के साथ साथ जो एकनाथ शिंदे कैंप के लोग हैं, 16 से 18 नेता कल इस पूरे मामले जो शपथ मंडल हो रहे हैं उसमें शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरी लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त तरीके से सारे लिस्टिंग की गई है कौन कौन से नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन जानकारी मिल रही है कि मुंबई का राजभवन में सबको तैयार करने के लिए बोल दिया गया है। कल सुबह 11 बजे 40 दिन बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो गवर्नमेंट बनी है उसमें विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार तय होना हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए विवेक आपका। तो कुल मिलाकर बहुत जल्द अब कैबिनेट का विस्तार दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर शिवसेना सांसद संजय राउत की करेंगे तो उनकी मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। अब अदालत ने उन्हें 22 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें घर का खाना खाने और दवाई लेने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने आर्थर रोड जेल के सुपरिटेंडेंट को संजय राउत के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट करने को भी कहा है। दरअसल संजय राउत के वकील ने अदालत को कागजात दिए थे जिसमें सांसद के स्वास्थ्य से संबंधित कागजात मौजूद थे। उसी के आधार पर शिवसेना नेता को ये सारी सुविधा मिली है।
और अब बात बिहार की राजनीति की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इन दिनों यहां पर कयासों का बाजार बेहद गर्म है। खबर है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की है और इसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं। डिटेल लेते हैं सौरभ राठौर से। सौरभ, क्या वजह है बीजेपी से नीतीश कुमार की नाराजगी की और किस तरफ आखिरकार ये पूरा मामला बढ़ रहा है? जी, बिहार की राजनीति में अभी एक अलग ही उथल पुथल देखी जा रही है। अगर बात करें तो एक तरफ नीतीश कुमार, जिन्होंने 7 अगस्त को नीति आयोग का जो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था दिल्ली में, वो उन्होंने मिस किया। वहीं दूसरी ओर जदयू ने एक नोटिस इशू किया आरसीपी सिंह के खिलाफ और उन्होंने जवाब मांगा है कि जो ज़मीन उन्होंने अर्जित की है 2013 से लेकर 2022 तक, उनका वो जवाब दें। इस पर आरसीपी सिंह ने अपना रेजिग्नेशन दिया मीडिया के समक्ष और बाद में रेजिग्नेशन लेटर भी इशू करा दिया गया है। अब अगर बात करें पॉलिटिकल यहाँ का जो उथल पुथल मचा हुआ है, इसमें ये देखा जा रहा है कि कल जदयू ने अपने विधायकों और सांसदों को बुलाया है एक बैठक के लिए ताकि वो आरसीपी सिंह का मुद्दा डिस्कस कर सकें। वहीं जब आरजेडी और कांग्रेस को पता चला कि इस तरह की मीटिंग बुलाई जा रही है तो आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है ताकि वो कल एक मीटिंग अटेंड कर सकें। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार, जो कि नाखुश थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ से, चूँकि अगर मुद्दा देखा जाए तो स्पेशल स्टेटस ऑफ बिहार अगर बात करा जाए या फिर ट्रिपल तलाक या फिर आर्टिकल 370, इन सब मुद्दों पे नीतीश कुमार हमेशा से ही सेंटर के खिलाफ रहे हैं। और अगर पास की बात की जाए तो जो अग्निपथ स्कीम को लेके जो हंगामा हुआ बिहार में और पीएफआई मॉड्यूल का जो एक्सपोजर हुआ बिहार में, उससे नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं थे क्योंकि उन पर अटैक किया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो संभाल नहीं पाए बिहार के अंदर। और जब पीएफआई मॉड्यूल बस्ट हुआ तो उससे जो एक छवि बनी बिहार की, उससे भी वो नाखुश नज़र आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब चूँकि ये मीटिंग्स बैक टू बैक चलेंगी, कल होंगी, कल एक बहुत ही अहम दिन होगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। वैसे तो जो लीडर्स हैं जेडीयू आरजेडी के, वो कह रहे हैं कि अभी तक अलायंस का या महागठबंधन का किसी तरह का कोई बात सामने नहीं आई है, बट जो परिस्थितियां बन रही है उससे ये साफ तौर पे इससे कयास लगाया जा सकता है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए सौरभ आपका। और अब बात पावर सेक्टर की, क्योंकि पावर सेक्टर में बड़े सुधारों के लिए आज लोकसभा में 2 अहम बिल पेश किए गए थे, जिनमें विरोध के बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, जबकि इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में चर्चा फिलहाल हुई। अपडेट लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या कुछ है इस बिल पर पूरी डिटेल अभी तक? देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है और बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने जब इस बिल को पेश किया उसके बाद तुरंत ही इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया और ये कहा कि इसको लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल झूठे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है और इसमें किसी भी तरह से सरकार बिजली सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन करने का कोई इरादा नहीं है, ना ही कोई राज्यों के किसी अधिकारों में कटौती की जा रही है। राज्य चाहे तो मुफ्त में या सब्सिडी पर जैसे चाहे वैसे लोगों को बिजली दे सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसको मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, यानी कि जो बिजली मुफ्त में या सब्सिडी में दी जाएगी उसके लिए बाकायदा डिस्कॉम को पेमेंट करना जरूरी है। अगर पेमेंट नहीं किया जाता है तो जो रेगुलेटर होगा वो उन पर पेनल्टी लगा सकता है। इसके अलावा क्रॉस सब्सिडी के जरिए जो बिजली कंपनियों को फायदा है उस पर रोक लगाने की इस बिल में प्रावधान है और साथ ही साथ ये भी कोशिश की गई है कि जो भी रेगुलेटर को ज़्यादा अधिकार दिए जाए ताकि किसी भी राज्य में वो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस तय कर सके। तो कुल मिलाकर कोशिश सरकार की यही है कि बिजली सेक्टर में बड़े सुधार हों और लोगों को मल्टीपल ऑप्शन मिले कनेक्टिविटी के लिए, और जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में कई सारे ऑपरेटर एक एरिया में काम कर सकते हैं, उसी तरह से बिजली सेक्टर में भी कई सारे रेगुलेटर कई सारे डिस्कॉम्स कंपनियां हों और साथ ही साथ राज्यों को इन तमाम जो नए प्लेयर्स आएंगे उनको फैसिलिटेट करना होगा। तो ये तमाम सुधारों को लेकर आज ये बिल पेश हुआ है। साथ ही एनर्जी कंजर्वेशन बिल भी पेश हुआ है, उस पर चर्चा चल रही है क्योंकि इस बिल में खास तौर से कोशिश की गई कि फॉसिल फ्यूल्स पर रोक लगाई जाए और नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर को बढ़ावा दिया जाए।
जाए। तो कुल मिलाकर ये 2 बिल काफी अहम है बिजली सेक्टर के लिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए आलोक आपका। और अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की, जिनको आज संसद में विदाई दी गई। इस दौरान पूरा सदन भावुक हो गया। दरअसल उपराष्ट्रपति के तौर पर वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और इस वजह से आज पूरा सदन उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद रहा, जहां सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक काफी भावुक नजर आया। तो वहीं पीएम ने भी कहा कि ये पल सदन के लिए बेहद भावुक पल है। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायराना अंदाज में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को विदाई दी। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है, आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है। आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। क्योंकि आपके बाद क्या मौसम होगा और कैसा सताएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने सब प्रेशर के अंदर भी काम करने का आपने सीखा और सब माहौल में भी आपने काम किया। और अब बात है यूपी के नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की, जिसकी पूरी गर्मी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाल दी। एक सोसाइटी में त्यागी ने महिला से बदसलूकी की और धमकाया था और इसके बाद इस पूरे मामले ने जोर पकड़ लिया था और श्रीकांत त्यागी पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए घर पर से अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर चलवा दिया। तो वहीं फरार श्रीकांत त्यागी को किसी भी वक्त पुलिस पकड़ सकती है। खबर यह भी है कि दबिश के बाद खुद ही त्यागी सरेंडर कर सकता है। हमें सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि श्रीकांत की दूसरी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलेगा। नोएडा पुलिस ने फरार श्रीकांत पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। और अब खबर मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में अच्छी तेजी रही। आज सेंसेक्स 465 पॉइंट चढ़कर 58,853 पर और निफ्टी 128 पॉइंट चढ़कर 17,525 पर बंद हुआ। निफ्टी 4 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है। तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बढ़त रही। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताइए किन सेक्टर्स में तेजी और किन सेक्टर्स में आज मंदी देखने को मिली। तो निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको दिखेगा सबसे पहले कोल इंडिया, और रिजल्ट्स के पहले काफ़ी अच्छी खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली। लगभग 3.5% का उछाल। M&M नए रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे, यहाँ भी लगभग रिजल्ट्स के बाद 3.5% का अपटिक आपको आता हुआ दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में भी आपको काफ़ी अच्छा अपटिक आता हुआ दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे आपको दिखेगा BPCL और HPCL, क्योंकि मार्केटिंग मार्जिन्स पे दबाव था। इसके अलावा SBI, ब्रिटानिया और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयरों में भी आपको 1.5 से 2% की मंदी ही दिखाई दी। मिड कैप्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन था। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आपको GSW एनर्जी और HAL जैसे स्टॉक्स में ट्रैक्शन दिखा। दोनों ही स्टॉक्स 8-9% ऊपर थे। इसके बाद अच्छे नतीजों के बाद आपको पेटीएम के शेयर में भी लगभग 6.5% की बढ़त और उसी प्रकार से BASF के शेयर में भी आपको तेजी आती हुई दिखाई दी। लूजिंग एंड पे आपको दिखाई देगा जेंजार टेक्नोलॉजी और सुदर्शन केमिकल। दोनों ही स्टॉक्स खराब नतीजों के बाद नीचे जाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन और स्पाइस जेट में भी आपको मुनाफा वसूली दिखाई दी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन।
और मार्केट के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि डिजिटलाइजेशन में बड़ा काम करने के लिए देश मुकेश अंबानी का हमेशा आभारी रहेगा। झुनझुनवाला ने कहा कि वो इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए मुकेश अंबानी का धन्यवाद करना चाहते हैं। And I must, thank Mr. Mukesh Ambani for the change he has brought about in India, because, the low cost of the communication, whether in voice or in data, is what has caused digitalization in this country. And we cannot thank Mr. Ambani more for the beautiful, for the low cost he has brought to digitalization and, to either voice and communication both of. और आप जो चैनल देख रहे हैं इसका प्रबंधन फिलहाल रिलायंस के हाथों में है। CNBC आवाज रिलायंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आजकल बच्चों में बुखार, मुंह और हाथ पैर में छाले की बीमारी चर्चा में है। क्या है बीमारी और क्या है इसका इलाज, पूरी जानकारी आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ओडिशा के कटक में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और सांसद अपराजिता सारंगी के अलावा दूसरे बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। यात्रा से पहले अमित शाह ने भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में दर्शन किए। यहां उन्होंने विशेष पूजा भी की। अमित शाह कटक में सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान पर भी गए। और अब बात हमारी खास पेशकश आजादी के अमृत महोत्सव की। कमोडिटी किंग अनिल अग्रवाल का मानना है कि इन 75 सालों में देश ने काफी तरक्की की है। उनका कहना है कि भारत में आगे तेज ग्रोथ करने की पूरी जमीन तैयार है। सरकार अगर कुछ कदम उठाए तो उसको सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम जो IT फील्ड में आज पूरी दुनिया में उन लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, लेकिन सर्विस बैक का तो हमने सारा काम किया है। बैकएंड हमने किया, बैकएंड तो सारा हमने किया। लाखों आदमी आज लगे हुए हैं, तो वो सेक्टर हमें हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। जो हम IT सॉफ्टवेयर जो भी नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। नंबर 3 हमारा टूरिज्म जो है, आज 10 मिलियन लोग आते हैं, मेरे हिसाब से 200 मिलियन लोग आएंगे। ऐसा कोई भी आदमी, मैं आज 27 साल से बाहर रह रहा हूं, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है। लेकिन ये जो अगर इसको आप प्राइवेट के हाथ में नहीं देंगे, इसको एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं देंगे, जो कि उनको फैसिलिटीज बनाए, जो उनको कंफर्ट करे। सबको कंफर्ट चाहिए। उस कंफर्ट से उनका जिस ड्रेस में वो आए उसी ड्रेस में यहां से वहां चले गए, चाहे वो एयरपोर्ट पे उतरे, चाहे वो होटल में गए, चाहे टूरिज्म में गए, वो हर जगह उनको एक वर्ल्ड क्लास की चीज, उनको अतिथि देवो भव ये तो मिलता है। ये तो हर बोलता है कि हिंदुस्तान में जाते हैं तो हमें मान सम्मान होता है, लेकिन वो फैसिलिटीज नहीं। तो टूरिज्म को हम जरूर बढ़ावा दें। हमारे पास आज हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की इतनी फैक्ट्रियां हैं, हर सेक्टर में। मेरे को मालूम नहीं है उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है कि 10 लाख करोड़ है, लेकिन वो 5 गुना बढ़ जाएगा अगर उसको आप कॉर्पोरेटाइज कर दें। मैं ये नहीं बोल रहा, उसमें सबसे जरूरी है, हम हिंदुस्तान में एक भी आदमी को हटा नहीं सकते। जॉब हमारा सर्वपल्ली है। हमको हर हालत में जॉब की सिक्योरिटी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको देनी पड़ेगी। मैं ये भी बोलता हूं कि गवर्नमेंट को शेयर रखने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जो इंडिया में भी जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, हेज फंड वाले हैं, हमारे जो HNI जो
इंडिविजुअल जो बहुत सक्षम हो गए हैं, 50-100 बिलियन की उनकी पोजीशन हो गई है, वो भी शेयर ले सकते हैं, पब्लिक भी ले सकती है। हम कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयज को भी दे दें, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और उसको ये क्यों हमारे दिमाग में है कि अगर इसको हमने कॉर्पोरेटाइज कर दिया या प्राइवेटाइज कर दिया तो इसको ये उठा के बेच देंगे, ये होएगा ही नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, हमने कोई भी कंपनी ली, उसको हमने आगे बढ़ाया ही है। हमने उसको हम तो उसको मंदिर की तरह मानते हैं। राइट, और आपने करके दिखाया। तो ये हम तो सबसे छोटे हैं। हाँ। हमसे और बढ़िया लोग हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट अगर बिजनेस से निकल जाए तो चौथा काम है कि गवर्नमेंट बिजनेस से निकल जाए और ये सारी कंपनियों को कॉर्पोरेटाइज करे, 20% को प्राइवेटाइज करे और जल्दी से जल्दी करे। एक कंपनी को बेचेगी तो 20 साल लग जाएंगे। कम्युनिटी किंग अनिल अग्रवाल की ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर।